जो थर्ड टाइप है वो है रेसिड्यूअल बॉडी। रेसिड्यूअल बॉडीज का कहने का तात्पर्य है जब कोई मटेरियल, जैसे हम लोग सबस्ट्रेट कह रहे हैं, लाइसोसोमल एंजाइम द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है, लाइसोसोमल एंजाइम्स द्वारा, तो इससे दो चीजें निकलती हैं। एक जो रीयूजेबल होता है, रीयूजेबल, तो जो रीयूजेबल होता है तो सेल उसको अपना यूज कर लेगा एज यूजुअल, क्या दिक्कत है अपने काम में। और दूसरा जो है होता है रेसिड्यूअल बॉडीज। ये रेसिड्यूअल मटेरियल्स रादर बोले, ये वो मटेरियल्स होते हैं जिसका कोई यूज नहीं होता है, अनयूजेबल। तो ये इसको हम लोग हिंदी में सामान्य वर्ग में बोलते हैं कचरा। ये कचरा है। तो कभी कभी क्या होता है कि लाइसोसोम के अंदर में, ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर में रेसिड्यूअल बॉडीज की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। मतलब सोचो कि इतना इसमें रेसिड्यूअल बॉडी, ठीक है ना। तो अब ये लाइसोसोम फंक्शनल नहीं होता है, ये जो है रेसिड्यूअल बॉडीज। अब इसमें लाइसोसोम फंक्शनल नहीं होता है। जैसे ही लाइसोसोम अब फंक्शनल नहीं रहा, इसको लोग बोल देते हैं रेसिड्यूअल बॉडीज के फॉर्म में आ गया। तो रेसिड्यूअल बॉडीज जो लाइसोसोम है वो है कचरा का ढेर, कचरा का ढेर। सेल कभी नहीं चाहता है कि ये रेसिड्यूअल बॉडीज लाइसोसोम का सेल के अंदर में बहुत ज्यादा हो, क्योंकि अगर सेल के अंदर ये बहुत ज्यादा होगा तो सेल बीमार पड़ जाएगा। आगे हम चर्चा कर रहे हैं बीमारियों की, तो उसमें इसकी चर्चा होगी। चौथा जो है उससे हम लोग बोलते हैं ऑटोफैगिक वेसिकल। एक वर्ड में इसे बोला जाए तो ऑटोफैगोसोम भी बोला जाता है, ऑटोफैगोसोम्स। अब ये ऑटोफैगिक वेसिकल्स या ऑटोफैगोसोम्स जो है, इसका कॉन्सेप्ट बस वही है कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम recycles its own cellular organelles, मतलब इल हो या तो ऑर्गेनल बीमार हो और worn आउट हो, मतलब अब काम का नहीं रहा, एंड बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। तो उस वक्त जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोफैगिक वेसिकल, ठीक है। और यहीं पर एक टर्म आता है, और देखो हम लोग बचपन से ही उसी को मानकर चलते हैं लाइसोसोम का, और वो टर्म होता है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस जो टर्म है, इसका मतलब होता है कि अगर सेल बीमार हो गया, इफ entire cell becomes ill, infected और worn out, मतलब उसका काम नहीं रहा, ठीक है। तो entire cell जो है, then it is digested by its own lysosome। पूरा का पूरा सेल जो है वो अपने ही लाइसोसोम से के द्वारा डाइजेस्ट होता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑटोलाइसिस। और इस ऑटोलाइसिस के कारण लोग इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। अब बताइए, एक छोटा सा काम है ये, और हम लोग बचपन से ही लाइसोसोम को सुसाइडल बैग पढ़ते रह जाते हैं, और विद्यार्थी के दिमाग में उलझने बरकरार रहती हैं। हम कभी भी आप छोटे विद्यार्थियों को पढ़ाएं लाइसोसोम,
कभी मत पढ़ाइए कि वो सुसाइडल बैग है, ये सबसे अंत में पढ़ाइए। उसको पढ़ाइए कि ये रिसाइकलर है। ये सेल में जिन जिन चीजों की उम्र पूरी हो जाती है या जो जो चीजें बीमार हो जाती हैं उनको ये रिसाइकिल कर देता है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को जब वो समझेगा विद्यार्थी तो उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा। कई बार चर्चाएं होती हैं कि क्या एंजाइम्स जो होती हैं लाइसोसोम में वो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम में। तो इनएक्टिव एंजाइम्स को समझने की जरूरत होती है। मैं ये आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आउट ऑफ द टॉपिक। इनएक्टिव एंजाइम्स या तो प्रो एंजाइम्स कहलाते हैं, और प्रो एंजाइम्स को दो तरीके से लोग लिखते हैं। एक, पहले प्रो लगा के एंजाइम का नाम, या दूसरा अंत में जेन लगाकर, जैसे प्रो, क्रोरेनी। हाँ, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन। आप ऐसे समझें कि ये प्रो एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावे भी कई तरीके से प्रो एंजाइम्स को निरूपित करने का हर एक सेल ऑर्गेनेल में मतलब हर एक मेटाबॉलिज्म में मेथड है। अब जो प्रोरेनिन या पेप्सिनोजेन हो, इन्हें एक्टिवेट कराया जाता है। तो प्रो एंजाइम को एक्टिव कराने के लिए इसमें कैटालाइटिक क्लीवेज होता है। कैटालाइटिक क्लीवेज मतलब इसे तोड़ा जाता है और तब ये एक्टिव एंजाइम बनते हैं, एक्टिव एंजाइम्स बनते हैं। अब बताइए कि लाइसोसोम में ये करने की कोई जरूरत नहीं है। लाइसोसोम में सिर्फ पीएच बदलता है और एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं। जबकि आप इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं, वहां पर आपको कैटालाइटिक क्लीवेज मिलता है। ये पेप्सिनोजेन है, इससे पेप्सिन मगर कन्वर्ट होगा तो या तो HCl हो या फिर खुद पेप्सिन हो, ऑटोकैटेलिटिक। तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखी जाती हैं। यहाँ पर लाइसोसोम में इस तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। इट वेट्स कि जब इसके पास कोई भी दूसरा सबस्ट्रेट आ जाएगा, एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं। अब जो मुद्दा है वो मुद्दा है इसका कि काम कैसे होगा, कितने प्रकार के काम जो हैं देखे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। अगर एक वर्ड में मुझे बोलना हो कि एक शब्द में लाइसोसोम का काम बोलिए, हम बोलेंगे रिसाइकलिंग। ठीक है, एक शब्द में रिसाइकलिंग करना, ये काम है लाइसोसोम का। दूसरा पूछेगा इसका महत्व क्या है, इसका क्या महत्व है। तो सेल को हेल्दी रखना, सीधा महत्व है इसका, कि अगर हम कचरा घर से साफ नहीं करेंगे तो हम पड़ जाएंगे बीमार। तो सेल को हेल्दी रखने के लिए लाइसोसोम की जरूरत है। अर्थात लाइसोसोम जो है जितना अच्छा काम करेगा, सेल उतना ही हैप्पी रहेगा, सेल बहुत खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि वह सेल को हेल्दी रखता है और बीमार, खराब या जिसकी उम्र पूरी हो जाती है उन सभी मॉलिक्यूल्स को वो रिसाइकिल करता है। तो ये इसका बेसिक महत्व है। लाइसोसोम सेल के अंदर भी डाइजेशन का काम करता है। ठीक है ना, ये अगर लाइसोसोम है, सेल के अंदर अगर ये कोई काम कर रहा है, किसी ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट कर रहा है, तो इसे हम लोग कह रहे हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और ये अगर लाइसोसोम का वेसाइकिल जो है वो मेम्ब्रेन से फ्यूज करके ये एंजाइम को बाहर निकाल के किसी चीज को डाइजेस्ट कर दिया, इसे हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन।
कहने का मतलब है कि जिस जगह पर जैसी होगी जरूरत, उस जगह पर वैसा करेगा काम। ये तो टिपिकल फंक्शन है जो सभी लाइसोसोम का बताया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर यह अलग अलग काम करेगा। सबसे पहला हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्योंकि लाइसोसोम सभी विद्यार्थी बहुत मनोयोग से पढ़ते हैं, उनको अच्छा लगता है ये टॉपिक, तो आप इसको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करिए। देखिए, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में एक एग्जाम्पल है, वह है एक्शन ऑफ कैथेप्सिन डी। कैथेप्सिन डी ये प्रोटीएज है, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। और यह जो है एंजाइम, ये लिम्ब बोन कार्टिलेज को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट्स लिम्ब बोन कार्टिलेज, है ना। हम लोग के जो लिम्ब में की हड्डियों में जो कार्टिलेज है, उस कार्टिलेज को डाइजेस्ट, देखो हम यहाँ पर थोड़ा सा और लिखते हैं, रिसाइकल्स। क्योंकि कई बार डाइजेस्ट के बाद बड़ा नकारात्मक विचार आता है कि सर जब डाइजेस्ट कर लेगा तब तो लिम्ब बोन गायब। नहीं, वहां पर ये रेगुलर बेसिस पर क्या काम करता है, रिसाइकलिंग का काम करता है। मतलब पुराना को हटाता है, नया को लाता है। अब ये कैथेप्सिन डी रखने वाला जो सेल है, उस सेल का नाम है उस ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं। ये सेल्स जो हैं वो कैथेप्सिन डी सिक्रीट करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, कैथेप्सिन डी। और जब ये डी सिक्रीट होता है, ये बोन का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है, लिम्ब बोन कार्टिलेज का, डाइजेस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज। अब फिर से मैं बता रहा हूं कि यहां डाइजेस्ट अगर मैं कह रहा हूं तो ये रिसाइकलिंग समझे, ऐसा ना समझ जाए कि खत्म ही कर दिया उसको। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है कि पुराने सेल या कार्टिलेजेस को हटाता है, और ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, उसे नया करता है। तो अब सोचिए कि कैथेप्सिन डी कितना महत्वपूर्ण है। और ये कैथेप्सिन डी जो होता है वो किस में होता है, ये होता है लाइसोसोम में। और किस पीएच पर काम करता है, <5, मतलब एसिडिक पीएच पर ये काम करता है। तो ऐसे ये रिसाइकलिंग करके उस पूरे जो साइकिल है, बोन कैसे बनेगा, कार्टिलेज कैसे बनेगा, उसको मेंटेन करता है। आपको जान के बड़ा यूनिक फील होगा कि जो ऑस्टियोक्लास्ट होता है, ऑस्टियोक्लास्ट, इससे हम लोग बोलते हैं बोन डिग्रेडिंग सेल्स। ये बोन को डिग्रेड करता है, खत्म करता है। तो बोन कौन बोन, पुराना धुराना, जिसको रिसाइकिल होना है वो वाला, नया नया नहीं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। और आपको जान के बहुत ही अच्छा फील होगा, इसमें ढेर सारा लाइसोसोम होता है, बहुत लाइसोसोम होता है। ये जो ब्लू ब्लू बना रहा है ना, ये सभी लाइसोसोम होते हैं, ओके। तो इसमें ढेर सारा लाइसोसोम है, एबंडेंट लाइसोसोम। तो इसका चूंकि काम ही होता है कि बोन को, पुराने बोन सेल्स को या कार्टिलेज को डिग्रेड करना, तो ये इस काम को मेंटेन करता है। और इसका फायदा क्या है,
कि पुराना हटा नया जुटा, मतलब बोन में पुराना हट गया और नया जुट गया, तो इससे बोन क्या होता है, बहुत ताकतवर होता है। तो सोचिए कि ये रिसाइकलर कितना जरूरी है। अगर यहीं पर हम लोग बात करें इंट्रासेलुलर डाइजेशन का, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हम क्या बताएं, ये तो हम चर्चा कर ही रहे हैं तब से कि सेल के अंदर में ये ऑटोफैगी जैसी घटनाओं को, ऑटोफैगी ऑटोफैगी को प्रमोट करता है। ये ऑटोफैगी के प्रमोट करने से क्या होता है कि रिसाइकलिंग ऑफ worn out और डैमेज्ड सेल ऑर्गेनेल्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स, जैसे मैंने कैसे एक एग्जांपल लिया था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के अंदर में ही माइटोकॉन्ड्रिया। सोचो कि इसका 10 दिन उम्र है, जैसे इसका 10 डेज पूरा हो जाएगा ये रिसाइकिल होने के लिए चला जाएगा। तो इसके लिए इसमें सिग्नल डेवलप हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, सिग्नल डेवलप हो जाते हैं। जैसे ये सिग्नल डेवलप हो जाएंगे, अभी तो मैंने सिर्फ इमेज से बताया आपको, जैसे ये सिग्नल डेवलप हो जाएंगे लाइसोसोम झपट्टा मारकर इसको खा जाएगा। अब इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स इसमें हम लोग को देखना है। देखो, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख रहे हैं जो आपको लाइसोसोम के काम को समझने में और भी मदद करता है। स्टार्विंग सेल्स मतलब हो गया भूखा, वो सेल जिसको खाना नहीं मिल रहा है। लोगों ने देखा कि जब सेल को खाना वाना मिल रहा था, जस्ट आपके समझने के लिए बता रहा हूं, तो उसमें सोचो कि ऐसे 5 माइटोकॉन्ड्रिया थे 5 माइटोकॉन्ड्रिया। जब सेल भूखा रहा कुछ दिनों तक, सेल में लोगों ने क्या देखा, अब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या घट चुकी है। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, अब सिर्फ 2 ही माइटोकॉन्ड्रिया है। तो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठा कि बाकी 3 माइटोकॉन्ड्रिया का क्या हुआ। तो बोला कि देखो भूखा है, भूखा में इसके पास 2 काम है महत्वपूर्ण। पहला कि खाना चाहिए, कोई भी भूखा व्यक्ति को खाना चाहिए, तो भूखा सेल को भी खाना चाहिए। और दूसरा, ये चाहेगा कि हम काम कम करें, कम करें। 2 चीजें होंगी, खाना चाहिए, काम कम करें। मतलब कि काम कम करेंगे तो कम ऊर्जा खर्च होगा, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। सोचिए एक भूखा आदमी क्या होगा, एक भूखा आदमी आपको कहीं दौड़ता हुआ तो नहीं मिलेगा, एक भूखा हुआ कहीं बैठा। तो बीच बीच में तकनीकी गड़बड़ियां हो रही हैं, मतलब कि लाइन वाइन कट जा रहा है, नेटवर्क थोड़ा उड़ जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके आपको तो समझना है। तो जब भी कोई सेल भूखा है, ठीक है, स्टार्व स्टार्विंग सेल्स, वो चाहेगा कि हम काम कम करें, काम कम करें। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत घटेगी, माइटोकॉन्ड्रिया कम चाहिए। और दूसरा है फूड चाहिए। अगर फूड चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को रिसाइकिल कर दें। तो उस वक्त माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या घटती क्यों है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया दोनों काम के लिए यूज हो जाता है। पहला कि माइटोकॉन्ड्रिया खाना सप्लाई प्रोवाइड कर देता है, और दूसरा कम माइटोकॉन्ड्रिया कम काम, सीधा संबंध है। ज्यादा काम ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब मोर वर्क मोर एनर्जी,
लेस वर्क लेस एनर्जी। अब सोचिए इस तरह का जो कॉन्सेप्ट जो होता है सेल में, वो देखा जाता है भाई कि सेल अपने आप को कैसे मैनेज और मेंटेन करता है। तो अब ये जो चीजें हैं ये देखी जाती हैं लाइसो। एक टर्म आता है हेट्रोफैगी, एक्चुअली ये पढ़ा चुके हैं लेकिन इसको भी ऐसे बोलना जरूरी होता है। इसके अंदर में एक आता है पिनोसाइटोसिस और एक होता है फैगोसाइटोसिस। क्योंकि ये टॉपिक आपको प्रीवियस लेक्चर में पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, तो ये सिर्फ आपको टर्म बता दे रहे हैं कि कभी अगर कुछ हेट्रोफैगी टाइप का ऐसा टर्म आता है तो आप कंफ्यूज ना करें, बल्कि आप रिलैक्स रहें कि ये पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। कहते हैं लाइसोसोम का काम कई प्रकार से देखा जाता है। ऐसे कई प्रकार से एक होता है फर्टिलाइजेशन, अभी तीसरा काम है ये फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दरमियान में क्या होता है भाई? तो फर्टिलाइजेशन के दरमियान में फ्यूजन होता है किसका? मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई, फीमेल न्यूक्लियाई। तो जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो इसके दरमियान में एक एग और एक स्पर्म, इन दोनों का फ्यूजन होता है। इसके अंदर में न्यूक्लियस है, इसके अंदर में भी अपना न्यूक्लियस है। लेकिन जब ये फ्यूजन हो रहा होता है तो यहां पर कुछ दीवार होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एग मेम्ब्रेन। और इसके बाहर भी कुछ होता है ऐसा, ठीक है? कहीं जेली लेयर होता है, कहीं जिलेटिनस लेयर होता है,